A train starting from rest first accelerates uniformly up to a speed 80 kilometers per hour for time t. Then it moves with a constant speed for time 3t. The average speed of the train for this duration of journey will be इन किलोमीटर्स पर आवर. तो मतलब किलोमीटर पर आवर में ही हमारा फाइनल आंसर है, तो इसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं. तो देखो, ध्यान से देखो, सिनेरियो ड्रॉ कर लेते हैं. पहले क्या है कि ये टाइम टी तक एक्सेलरेट होता है. तो मतलब कि इनिशियली ये ज़ीरो स्पीड थी इसकी क्योंकि रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो गई. फाइनल वेलोसिटी इसकी जब तक 80 किलोमीटर पर आवर नहीं हो जाती, ये टाइम टी तक ट्रैवल करता है. मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर है. अच्छा, स्पीड इस केस में कांस्टेंट नहीं है क्योंकि एक्सेलरेट्स लिख रखा है, तो एक्सेलरेशन होगी इसके पास यहाँ से यहाँ तक एक एक्सेलरेशन होगी, मान लो ए, है ना. तो वैसे एक्सेलरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बिना एक्सेलरेशन के ही करूँगा. कैसे बताता हूँ, ठीक है. तो इस वाले इंटरवल में जो डिस्टेंस चला होगा, मान लो कि d1 चला है, एंड इससे अगले इंटरवल में 3t टाइम के लिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता है. अब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड कौन सी होगी? जो देखो यहाँ पर 0 था, यहाँ पे आते आते 80 हो गया, फिर इसके बाद कांस्टेंट चला, तो मतलब कांस्टेंट जो स्पीड थी वो 80 किलोमीटर पर आवर ही होगी. तो ये वाली स्पीड भी कितनी हो गई? 80 किलोमीटर पर आवर. कितने टाइम के लिए? जो पहला टाइम इसने लिया था उसके 3 गुना ज़्यादा, है ना. तो इस वाले डिस्टेंस को कितना मान लो? d2 मान लो, है ना. अब एवरेज स्पीड निकालना आसान हो जाएगा. अब एवरेज स्पीड हमें सबको पता है कि एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना. अब टोटल डिस्टेंस निकाला कैसे जाए? d1 प्लस d2 बाय अपना t प्लस 3t, तो मतलब 4t. ये तो सिंपल था, है ना. तो d1 निकालना थोड़ा सा हमारे लिए सिरदर्दी है, बट d2 हमारा निकला हुआ है. क्यों? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड के साथ था, ना कोई एक्सेलरेशन ना कुछ. तो सिंपल हमारा क्या आ जाएगा? d2 हमारे पास निकल के आ जाएगा 80 इंटू इस वाले टाइम के लिए t, है ना. स्पीड इंटू टाइम, ये हमारे पास d2 आ जाएगा फॉर कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन अगर 0 हो, है ना. तो d1 प्लस 240t बाय 40. अब d1 कैसे निकाला जाए? d1 निकालने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल देखो. d1 यहाँ पर हमें किसी भी एक पॉइंट के लिए यहाँ पर वेलोसिटी नहीं पता है ना. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? d1 निकालने का एक तरीका है कि अगर तो हमें एक्सेलरेशन पता होती तो d1 इक्वल्स टू हाफ ऑफ a टी का स्क्वायर निकाल लेते हैं हम. सिंपल ये निकाल दें क्योंकि एक्सेलरेशन इनिशियली रेस्ट से चला है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम सिंपली निकाल लेते d1 की वैल्यू, तब तो आसान हो जाता. अब इसमें क्या है, देखो हमें ना एक्सेलरेशन पता है ना कुछ पता है, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं दे रखी है ना हमें, है ना, वैल्यू नहीं दे रखी है. तो हम क्या करेंगे? d1 इक्वल्स टू, अगर इस वाले पूरे इंटरवल के लिए मुझे एवरेज वेलोसिटी पता लग जाए, उसको मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये पूरा डिस्टेंस भी मुझे पता लग जाएगा. तो एवरेज वेलोसिटी इनटू कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए. तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी किस केस के लिए? फाइनल पता है हमें, इनिशियल पता है, डिवाइडेड बाय 2. यही तो होता है ना किसी दो चीज़ का एवरेज. क्या कि फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी. तो 80 प्लस 0 बाय 2 इंटू टी, तो मतलब कि 40 इंटू टी हमारे पास d1 की वैल्यू निकल के आ गई, है ना. ख़त्म. अब सवाल इतना आसान था. तो v एवरेज अपना d1 निकल के आ गया 40t, तो 42
80t/40, टी से टी जाएगा, 28 4 के टेबल में आता है, यस आता है। कितने हज़ार आता है अपना 7t, है ना। तो 70 हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ गया।